हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BPCS 186, दैट इज़ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किए हैं तो आप उसे परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करके अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है। वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे BPCS 186, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। बाई नाउ पे जाके इसे आप परचेज कर सकते हो। या फिर अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो चलिए आते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ elucidate the type of stress and describe the various methods of measuring of stress. So, a stress is the body's natural response to any demand, challenge और change. तो किसी भी तरह का डिमांड, चैलेंज या फिर चेंज जो आता है हमारे बॉडी के ऊपर, उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा नेचुरल बॉडी रिएक्ट करता है वो स्ट्रेस होता है। इट कैन अफेक्ट अ पर्सनल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशंस एंड बिहेवियर। तो ये किसी भी पर्सन के फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशन और बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन हेल्प पीपल स्टे एक्टिव एंड फोकस्ड, बट टू मच स्ट्रेस कैन काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अगर छोटा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है तो उससे पीपल को एक्टिव और फोकस्ड बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड मेजरिंग इट हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली। तो अगर हम टाइप ऑफ स्ट्रेस को समझ जाएँ तो हम इसके मतलब मेजर करके हम इसको हेल्प कर सकते हैं मैनेज करने में अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली। ठीक है, इफेक्टिवली हम अपना स्ट्रेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट इज़ द एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस दैट अकर बिकॉज ऑफ सडनली इवेंट्स और चैलेंजेस। तो अचानक से कोई इवेंट आ जाना या चैलेंज आने की वजह से जो हमारे स्ट्रेस होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है, वो एक्यूट स्ट्रेस कहलाता है। इट मे हैपन बिफोर एन एग्जाम, जॉब इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच। ये कभी भी हो सकता है, कोई छोटे टाइम के लिए, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले का स्ट्रेस, जॉब इंटरव्यू से पहले का स्ट्रेस, या फिर पब्लिक स्पीच देने से पहले का स्ट्रेस। ठीक है, इट यूजुअली डिसअपीयर वंस द सिचुएशन इज ओवर। ये सामान्यतः ख़त्म हो जाता है जब हमारा सिचुएशन ओवर हो जाए। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जामिनेशन देंगे तो एग्जामिनेशन देने के दौरान उससे पहले तक स्ट्रेस रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद ये ख़त्म हो जाता है। कोई प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन देने से पहले स्ट्रेस होता है, बट प्रेजेंटेशन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक हैवी ट्रैफिक में ड्राइव करना, ये भी हमको स्ट्रेस देता है, लेकिन जब हम ड्राइव करके घर आते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सेकंड इज एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस हैपेंस व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस एक्यूट स्ट्रेस फ्रीक्वेंटली। अगर लगातार कोई एक्यूट स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो वो एक एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस है। ठीक है, पीपल हु ऑलवेज वरी, रश और फील ओवरवेलम्ड ऑफन सफ़र फ्रॉम एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। ठीक है, अगर मतलब कोई इंसान है वो हमेशा चिंतित रहता है, रश में रहता है, ठीक है, या फिर ओवरवेलम फील करता है, तो वो सफ़र कर रहा है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस से। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमको फ्रीक्वेंट हेडेक्स आते रहना, ठीक है, इरिटेबिलिटी आना, ठीक है, इरिटेट होना, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना, एंजाइटी होना। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रॉनिक स्ट्रेस। सो क्रॉनिक स्ट्रेस इज अ लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस दैट कंटिन्यूस फॉर वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर। तो क्रॉनिक स्ट्रेस एक लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस है, जो हफ्तों तक चल सकता है, महीनों तक चल सकता है, या फिर साल तक चल सकता है। ठीक है, इट मे रिजल्ट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्रेशर और लॉन्ग टर्म इलनेस। तो ये इसका कारण कुछ भी हो सकता है। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है, वर्क प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म इलनेस, बीमारी है उसकी वजह से। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज हार्मफुल एंड कैन सीरियसली अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, ये सीरियसली हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसमें जो अफेक्ट्स होते हैं जैसे देखते हैं, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज़, स्लीप प्रॉब्लम्स और वीक इम्यून सिस्टम।
नेक्स्ट इज़ द पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको हम यूस्ट्रेस कहते हैं। यूस्ट्रेस इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस दैट मोटिवेट्स अ पर्सन टू परफॉर्म बेटर। तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस जैसे कि यूस्ट्रेस, ये एक पॉजिटिव तरह का स्ट्रेस है जो कि मोटिवेट करता है किसी पर्सन को कि वो बेटर करे। इट हेल्प इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड प्रोडक्टिविटी, ये आपके कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग ए न्यू जॉब, कोई न्यू जॉब स्टार्ट करना, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, किसी कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी करने में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स हैं स्ट्रेस का। ठीक है, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट, सेल्फ रिक्वेस्ट क्वेश्चनरीज। पीपल आस्क क्वेश्चंस अबाउट देयर फीलिंग्स, थाउट्स एंड स्ट्रेस लेवल। दिस क्वेश्चनरीज आर सिंपल एंड वाइडली यूज। तो यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, आंसर करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो उनके फीलिंग्स, थाउट्स या फिर स्ट्रेस लेवल के बारे में होते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल और वाइडली यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, ठीक है, और स्ट्रेस असेसमेंट क्वेश्चनरीज, तो ये सब इसके एग्जांपल हो। सेकंड इज़ द साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। सो स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी। तो आपके बॉडी के अंदर कितना फिजिकल चेंजेस होता है, इसको ऑब्जर्व करके ये स्ट्रेस मेजर किया जाता है। इसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट रेट आता है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट, मसल्स टेंशन और कॉर्टिजन आता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व अ पर्सन्स बिहेवियर टू आइडेंटिफाई साइंस ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, किसी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है साइकोलॉजिस्ट, और वो बताता है कि किस तरह का आपका स्ट्रेस का साइन है। ठीक है, कॉमन साइन इसमें जो देखने को मिलते हैं जैसे रेस्टलेसनेस, एंगर होना, ठीक है, पुअर कंसंट्रेशन और चेंज इन ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स का बदलना। नेक्स्ट इज क्लिनिकल इंटरव्यू। ए साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर आस्क क्वेश्चंस अबाउट ए पर्सनल लाइफ, इमोशन, डेथ, हेल्थ एंड डेली एक्टिविटीज़। तो एक साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर जो होता है वो यहाँ पे कुछ सवाल पूछता है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, इमोशन के बारे में, हेल्थ और आपके डेली एक्टिविटीज़ के बारे में। दिस मेथड हेल्प्स अंडरस्टैंड द काउज एंड सिविरिटी ऑफ स्ट्रेस। तो ये हेल्प करता है समझने में कि क्या कारण है और किस वजह से आपको स्ट्रेस आया है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड टू मेजर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इमोशनल वेलबींग। स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल वेलबींग को जानने के लिए। दिस टेस्ट प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो जानकारी देते हैं कि आपको क्या डायग्नोसिस आपका करना होगा, कैसा आपका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, सो कंक्लूजन में बता सकते हैं, स्ट्रेस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ बट एक्सेसिव स्ट्रेस कैन हार्म फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल पार्ट है हमारे लाइफ का, लेकिन इसका ज़्यादा होना हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। इट कैन बी एक्यूट, एपिसोडिक एक्यूट, क्रॉनिक और पॉजिटिव स्ट्रेस। ये एक्यूट हो सकता है कम समय के लिए, एपिसोडिक एक्यूट कम समय के लिए लेकिन बार बार, क्रॉनिक लंबे समय के लिए, या फिर पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड थ्रू क्वेश्चनरीज, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे स्ट्रेस को हम मेजर कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। ठीक है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट मतलब कि आपके फिजिकल एक्टिविटी को देख करके, ठीक है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, क्लिनिकल इंटरव्यू करके और साइकोलॉजिकल टेस्ट करके। ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस हेल्प इंडिविजुअल्स मेंटेन गुड हेल्थ, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एंजॉय अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर शुरुआत में इसका पता लगा दिया जाए और इसको अच्छे से मैनेज किया जाए तो स्ट्रेस को, तो ये क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पर्सन के, ठीक है, गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रेस जो होता है वो एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस होना भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिफाइन एंड डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज EI इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस आवर ओन इमोशंस इन अ पॉजिटिव वे। तो हमारे खुद के जो इमोशंस हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग है, मैनेजमेंट है, या फिर जो एक्सप्रेस है, जिससे हम अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ, उसकी क्षमता को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स एंड बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। ये हमें मदद करता है दूसरों के फीलिंग्स को भी समझने में, ताकि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स और प्रॉब्लम पीसफुली। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होता है वो एक प्रक्रिया है जो कि हमारे डिसएग्रीमेंट्स को या फिर प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज इट हेल्प्स पीपल स्टे काम, communicate clearly and make better decisions।
तो यहाँ पे जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में, क्योंकि ये लोगों को शांत रहने के लिए बताता है, साथ ही साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन देता है और डिसीजंस को लेने में मदद करता है। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, कंट्रोल एंड यूज़ इमोशनल इफिशिएंटली। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जहाँ पर रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और कंट्रोल किया जाता है हमारे इमोशंस को इफेक्टिवली तरीके से। ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैनेज अ स्ट्रेस, सो एम्पैथी एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद अदर। तो अगर किसी पर्सन का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है तो वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, एम्पैथी शो करेगा, साथ ही साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएगा दूसरों के साथ। इसके मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो हम समझते हैं। फर्स्ट इज द सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन इमोशंस एंड दियर एफर्ट्स ऑन बिहेवियर। तो किसी के इमोशंस को समझना, ठीक है, जानना और उसके बिहेवियर के एफर्ट्स को समझना। सेल्फ रेगुलेशंस, कंट्रोलिंग इमोशंस, अवॉइडिंग इम्पल्सिव एक्शंस एंड स्टेइंग काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक है, जो भी इम्पल्सिव एक्शन होता है उसको अवॉइड करना और किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना। थर्ड इज़ द मोटिवेशन, स्टेइंग पॉजिटिव, वर्किंग टुवर्ड गोल्स एंड नॉट गिविंग अप इजली। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने गोल के प्रति आगे बढ़ते रहना और कभी भी आसानी से गिव अप ना करना। ठीक है, नेक्स्ट इज द एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। दूसरों के जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको समझना, उसको रिस्पेक्ट करना। एंड सोशल स्किल्स, कम्युनिकेटिंग वेल, कोऑपरेटिंग विथ अदर्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे अच्छे से बातचीत करना, दूसरों के साथ एक सहयोग देना, ठीक है, और एक अच्छा मजबूत रिश्ता दूसरों के साथ बनाना। ठीक है, तो ये सारे कुछ इसके मेन कंपोनेंट हमने देख लिए। अब क्या है मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये समझेंगे। मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पीसफुल एंड फेयर सॉल्यूशन टू डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर पीपल। तो दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट है उसका एक पीसफुल और फेयर सॉल्यूशन देना ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में हैपन ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पर्सनल वैल्यूज़ और कंपटीशन। कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी कारण से हो सकता है, डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है ओपिनियंस में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, पर्सनल वैल्यूज़ की वजह से, या फिर कंपटीशन की वजह से। इफेक्टिव कंट्रोल रेजोल्यूशंस हेल्प मेंटेन हार्मोनी एंड इम्प्रूव्स रिलेशनशिप। तो एक इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होता है वो हार्मोनी मेंटेन करता है और रिलेशनशिप्स को बेहतर करता है। अब इसके जो स्टेप्स होते हैं वो हम देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द रियल काउज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का जो रियल काउज है वो पता लगाना, उसको समझना। लिसन केयरफुली, अलाउ एवरीवन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट इंटरप्शन। तो यहाँ पे हर किसी को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का पूरा अलाउ होता है बिना किसी इंटरप्शन के। स्टे काम एंड रिस्पेक्टफुल, अवॉइड शाउटिंग, ब्लेमिंग और यूजुअल हार्श वर्ड। तो यहाँ पे शाउटिंग नहीं कर सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते हैं और हार्श वर्ड का इस्तेमाल अवॉइड किया जाता है। फाइंड कॉमन ग्राउंड, फोकस ऑन शेयर्ड गोल्स एंड इंटरेस्ट। जो गोल्स या फिर जो इंटरेस्ट है जो दोनों मिलकर शेयर करते हैं उस पर फोकस किया जाता है, जो कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, डेवलप सोल्यूशन टुगेदर, डिस्कस डिफरेंट ऑप्शंस एंड चूज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस करके जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है वो चूज़ करते हैं। एंड इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू, अप्लाई द एग्रीड सोल्यूशन एंड चेक इफ़ इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन पे एग्री करते हैं उसको अप्लाई किया जाता है और देखा जाता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस EI का क्या रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर। पहला, हेल्प्स पीपल कंट्रोल एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, लोगों के एंगर और फ्रस्ट्रेशन को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इनकरेज एक्टिविटीज़, एक्टिव लिसनिंग एंड बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेहतर सुनना और एक बेहतर कम्युनिकेशन बनाने में इंकरेज करता है। प्रमोट्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, दूसरों के फीलिंग्स को भी मतलब समझने की कोशिश करता है, उसको प्रमोट करता है। रिड्यूसेज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल रिएक्शंस, तो जो भी इमोशनल रिएक्शंस होते हैं या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उसको कम करता है। बिल्ड ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो एक ट्रस्ट, कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को ये बनाता है। हेल्प इन मेकिंग फेयर एंड बैलेंस डिसीजन, और मदद करता है एक फेयर और बैलेंस डिसीजन को लेने में। बेनिफिट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो इनके क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट, इम्प्रूव पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स,
पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस को बेहतर करता है, इंप्रूव करता है। क्रिएट अ पॉजिटिव एंड पीसफुल इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव और पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करता है। टीम वर्क को इंक्रीज करता है, कोऑपरेशन को बढ़ाता है। डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट लाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है। लीडरशिप को बेहतर करता है और कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को इंप्रूव करता है। तो ये सारे कुछ इसके बेनिफिट्स पॉइंट हो गए। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस आर इसेंशियल फॉर लाइफ स्किल। तो ये इसेंशियल लाइफ स्किल्स हैं, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, while conflict resolutions provides peaceful ways to solve disagreements। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो ये लोगों को मदद करता है उनके इमोशंस को मैनेज करने में और समझने में। वहीं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो एक पीसफुल तरीका हमको देता है जिससे हम अपने डिसएग्रीमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। टुगेदर दे इम्प्रूव कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट अ हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट एट होम, स्कूल एंड वर्क प्लेस। तो ये दोनों मिल करके हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं, हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं और साथ ही साथ एक हेल्दी और कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं घर में, स्कूल में और वर्क प्लेस में। डेवलपिंग दीज स्किल्स लीड टू पर्सनल ग्रोथ, बेटर टीम वर्क एंड हैप्पियर लाइफ। तो ये सारे स्किल्स को डेवलप करके आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, एक बेहतर आपका टीम वर्क होता है और साथ ही साथ आपका एक हैप्पियर लाइफ हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के जो रोल होते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दैट इज़ एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्ट्रेस, डिस्कस द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। तो स्ट्रेस इज़ द बॉडीज नेचुरल रिएक्शन टू एनी सिचुएशन दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमारे बॉडी का नेचुरल रिएक्शन होता है जो किसी भी सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पर एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स को जरूरत होता है वहाँ पे ये आता है। ठीक है, उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, इट कैन बी काउज्ड बाय फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये किसी भी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल, सोशल या फिर इन्वायरमेंटल हो। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन मोटिवेट अ पर्सन टू परफॉर्म बेटर, बट टू मच स्ट्रेस कैन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो एक छोटा अमाउंट का जो स्ट्रेस होता है वो किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकता है बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसको, ठीक है, लेकिन वहीं जो ज़्यादा स्ट्रेस अगर आ जाए तो ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट भी कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड हाउ टू बॉडी रिस्पॉन्ड इट हेल्प्स अस मैनेज स्ट्रेस इन हेल्दी वे। तो पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह का स्ट्रेस है, ठीक है, किस प्रकार का स्ट्रेस है, और फिर उसको हमारे बॉडी पे वो कैसा उसका रिस्पॉन्ड होता है। तो इससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं एक हेल्दी तरीके से। ठीक है, सो टाइप ऑफ स्ट्रेस सबसे पहले हम देखेंगे। फर्स्ट इज द एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये कोई सडन इवेंट और चैलेंज की वजह से होता है। ठीक है, ये हो सकता है एग्ज़ाम से पहले, इंटरव्यू से पहले या फिर किसी पब्लिक स्पीच से पहले। ठीक है, और ये ख़त्म हो जाता है जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म होता है। तो ठीक है, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो स्ट्रेस चला गया। ठीक है, माइल्ड एक्यूट स्ट्रेस कैन इम्प्रूव फोकस एंड परफॉर्मेंस। तो एक छोटा सा एक्यूट स्ट्रेस होना मतलब बेहतर भी हो सकता है, ये आपको फोकस करता है, आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। ठीक है, सेकेंड इज द एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस अकर्स व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस एक्यूट स्ट्रेस फ्रिक्वेंटली। तो एक्यूट स्ट्रेस जो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, ये अगर लगातार आते रहे तो ये एक एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस हो जाता है। यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो अपने बिजी लाइफ स्टाइल में रहते हैं, कॉन्स्टेंट डेडलाइंस, एक्सेसिव वरीज ऑफन सफ़र फॉर एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। तो जैसे कि उनका बिजी लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, या फिर कोई डेडलाइन हमेशा आते रहे किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा उनको एक्सेसिव वरीज हो किसी चीज़ को लेकर के, तो ये सब की वजह से एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस देखने को मिलता है। इसकी वजह से हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, ठीक है, और पुअर कंसंट्रेशन हमारा हो सकता है। तो ये सारे कुछ इसके मतलब अफेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द क्रोनिक स्ट्रेस। तो ये एक लॉन्ग लास्ट टाइप के लिए होता है, मतलब लॉन्ग लास्ट टाइप के लिए होता है। ठीक है, लंबे समय तक ये होता है। ठीक है, ये हमको रिजल्ट करता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है, या फिर वर्क प्रेशर या फिर लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से हो सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है क्योंकि ये हमारे रिस्क ऑफ एंजाइटी को बढ़ाता है, डिप्रेशन को बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर करता है, हार्ट डिजीज ला सकता है या फिर दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ द पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको हम यूस्ट्रेस कहते हैं। यूस्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, जो कि मोटिवेट करता है पीपल को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, गेटिंग मैरिड, स्टार्टिंग ए न्यू जॉब, पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये हमारे एनर्जी को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस और इंथुसियाज्म को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रेस। नेक्स्ट इज़ द नेगेटिव स्ट्रेस, जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। ये काफ़ी हार्मफुल स्ट्रेस है क्योंकि ये डर, सैडनेस, एंजाइटी लाता है। ठीक है, ये हमारे परफॉर्मेंस को
हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है, और हमारे लिए डिफ़िकल्ट करता है इस अपने डेली लाइफ से इसको बाहर निकलना, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक एक नेगेटिविटी हमारे अंदर क्रिएट करता है। अब है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज़ द बॉडीज़ इमीडिएट रिएक्शन टू ए डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो कोई भी हमारे सामने अगर डेंजरस या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो उसमें हमारा बॉडी का जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहलाता है। इट वॉज एक्सप्लेन बाई वाल्टर कैनन। इसको वाल्टर कैनन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। व्हेन अ ब्रेन सेंड्स डेंजर इन एक्टिवेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारा ब्रेन डेंजर सेंस करता है तो वो एक्टिवेट कर देता है हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को, जिसके फलस्वरूप हमारा हार्मोन जो है जैसे कि एड्रेनलिन है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, हार्ट रेट हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाता है, बहुत तेज हमारा हार्ट रेट हो जाता है, ठीक है, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, मसल्स और ज़्यादा टेंस हो जाता है, एक्शन के लिए तैयार हो जाता है, हमारे जो पिपल्स होते हैं, पुपिल्स आँखों के, वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जो हमारा विज़न हो जाता है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, और डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, ताकि हम एनर्जी को सेव कर सकें। द बॉडी प्रिपेयर्स आइदर ऑफ फाइटिंग द डेंजर और रन अवे फ्लाइट। तो हमारा बॉडी जो होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है कि हम उस डेंजर से या तो फाइट करेंगे या तो हम फ्लाइट करेंगे यानी भागेंगे। दिस रिस्पॉन्स इज़ यूजफुल इन इमरजेंसीज बट कैन बी हार्मफुल इफ़ एक्टिवेटेड टू ऑफन ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्रेस। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये यूजफुल हो सकता है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, लेकिन ये हार्मफुल भी हो जाता है अगर ये लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रेस की वजह से लगातार ये एक्टिवेट होते रहे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम वाज proposed by Hans Selle. It explains how the body react to long term stress in 3 stage. तो यहाँ पर ये हांस सेले द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रपोज किया गया था, ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे जो बॉडी है हमारा वो रिएक्ट करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को 3 स्टेज के दौरान, ठीक है। फर्स्ट इज द अलार्म स्टेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज व्हेन द बॉडी रिकॉग्नाइज स्ट्रेस। ये पहला स्टेज है जहाँ पे हमारा बॉडी जो है वो पता लगाता है कि कुछ हमारे स्ट्रेस है, ठीक है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड एंड द बॉडी प्रिपेयर टू फेस द चैलेंज। यहाँ पे हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी हमारा प्रिपेयर करता है कि हम चैलेंज को फेस करने वाले हैं। सेकंड इज द रेसिस्टेंस स्टेज। इफ़ द स्ट्रेस कंटिन्यू द बॉडी ट्राइज टू अडेप्ट एंड रेसिस्ट इट। अगर वो स्ट्रेस है वो लगातार चलता रहा तो हमारा बॉडी उसको रेसिस्ट करता है और उस पर अडेप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। एनर्जी यूज टू कोप विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है कि हम कोप कर सकें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ए पर्सन में अपीयर नॉर्मल बट द बॉडी इज वर्किंग हार्ड दैन यूजुअल। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है वो हो सकता है कि सामने से नॉर्मल दिखे लेकिन बॉडी उसके पीछे बहुत हार्ड काम कर रहा है, ठीक है, यूजुअल तरीके से, मतलब यूजुअल से काफ़ी हार्ड वो वर्क कर रहा है उसको नॉर्मल दिखाने के लिए। नेक्स्ट इज एग्जॉशन स्टेज। इफ़ अ स्ट्रेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रिलीफ द बॉडी एनर्जी बिकम एग्जॉस्टेड। अगर स्ट्रेस एक लंबे समय तक रहा बिना किसी रिलीफ के तो बॉडी का जो एनर्जी है वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा। द इम्यून सिस्टम वीकेंस एंड द रिस्क ऑफ इलनेस, फैटिग, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज। और ऐसे में जो हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है वो कमज़ोर हो जाता है और बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैटिग हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है या फिर कुछ दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में बता सकते हैं स्ट्रेस इज़ द नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस हमारे जीवन का नॉर्मल पार्ट है लेकिन इसको हमको मैनेज करना होगा प्रॉपरली। बहुत तरह के हमने स्ट्रेस देखे हैं जो कि पीपल को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। और फ्लाइट और फाइट जो रिस्पॉन्स है वो बॉडी को डील करने के लिए हेल्प करता है इमीडिएट डेंजर से। वहीं अगर जो देखें जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो एक्सप्लेन करता है कि बॉडी जो है कैसे रिस्पॉन्स करेगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को लेकर के। हेल्दी हैबिट्स जैसे कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करके हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना पूरा ओवर वेलबींग को हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक एक नॉर्मल पार्ट है हमारी लाइफ का लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं कुछ इफ़ेक्टिव तरीके से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एक्सप्लेन efficient and systematic management of time, elucidate the technique of time management. So the time management means planning and using time wisely to complete work on time. टाइम मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग करना और अपने टाइम को वाइजली यूज करना और वर्क को अपने टाइम पे कंप्लीट करना। इट हेल्प्स अस अचीव आवर गोल विदाउट फीलिंग स्ट्रेस और रस्ट। ये हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है बिना हमको स्ट्रेस फील कराए और रस्ट किए हुए, ठीक है, मतलब ना ही कोई इसमें मतलब जल्दीबाजी हमको करने का वो ज़रूरत पड़े। सिंस टाइम कैन नॉट बी सेव्ड और ब्राउट बैक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज एवरी मिनट इफ़िशियंटली।
जो कि टाइम है वो ना ही हम सेव कर सकते हैं ना ही हम इसको वापस ला सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे हर एक मिनट को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। गुड टाइम मैनेजमेंट प्रोवाइड्स improves productivity, reduce stress and create a healthy balance between work and personal life। तो एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट से हम अपने प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ एक हेल्दी बैलेंस बना सकते हैं अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में। सो व्हाट इज़ इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मीन्स डूइंग द राइट वर्क एट राइट टाइम। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि सही समय पर सही काम करना, ठीक है। सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट मीन्स फॉलोइंग ए प्रॉपर प्लान एंड शेड्यूल टू कंप्लीट टास्क इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। और सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि एक प्रॉपर प्लानिंग शेड्यूल को फॉलो करना किसी भी टास्क को एक ऑर्गेनाइज मैनर में करने के लिए। ए पर्सन हु मैनेज टाइम वेल सेट क्लियर गोल्स, प्लान डेली एक्टिविटीज़, गिव प्रायोरिटी टू इम्पॉर्टेंट वर्क, अवॉइड्स वेस्टिंग टाइम एंड कंप्लीट टास्क बिफोर डेडलाइन। तो अगर कोई इंसान है जो अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करता है तो उसके गोल्स क्लियर होंगे, ठीक है। साथ ही साथ अपने डेली एक्टिविटीज़ को पहले से प्लान करके रखेगा, प्रायोरिटी देगा इंपॉर्टेंट वर्क को, टाइम को वेस्ट करने से अवॉइड करेगा और साथ ही साथ अपने टास्क को डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लेगा। दिस मेक लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सक्सेसफुल। ये आपके लाइफ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज और सक्सेसफुल बनाता है। अब क्या टेक्निक्स हैं टाइम मैनेजमेंट के वो देखते हैं। फर्स्ट, सेट क्लियर गोल्स। सो स्टार्ट बाय डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव। गोल शुड बी रियलिस्टिक, स्पेसिफिक एंड अचीवेबल। क्लियर गोल्स हेल्प यू स्टे फोकस्ड। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमको क्या अचीव करना है। हमारे गोल जो होंगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। क्लियर गोल जो होता है वो हमें फोकस करने में मदद करता है। सेकेंड, मेक अ डेली शेड्यूल। प्रिपेयर अ टाइम टेबल और टू डू लिस्ट एवरी डे। हर दिन हमको एक टाइम टेबल या फिर टू डू लिस्ट बनाना होता है। राइट ऑल द टास्क एंड कंप्लीट देम वन बाय वन। सभी टास्क को हम यहाँ लिखेंगे और एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। दिस हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन एंड सेव टाइम। ये हमको कन्फ्यूजन होने से अवॉइड करता है और हमारे टाइम को भी बचाता है। थर्ड इज़ द प्रायोरिटाइज टास्क। कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क फर्स्ट। सबसे ज़रूरी जो काम है या जो अर्जेंट टास्क है उसको पहले कंप्लीट करना होता है। लेस इंपॉर्टेंट वर्क कैन बी डन लेटर। जो ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन इंक्रीज इफ़िशियंसी। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी बना करके इफ़िशियंसी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। डू नॉट डिले योर वर्क। अपने काम में देरी ना करें। फिनिशिंग टास्क ऑन टाइम प्रिवेंट्स स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस। अपने टास्क को टाइम से करने से आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। सेट टाइम लिमिट्स। गिव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच टास्क। हर एक टास्क को एक फिक्स टाइम ऑफ लिमिट आप सेट करें। टाइम लिमिट्स हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन एक्टिविटी। टाइम लिमिट से आप फोकस्ड रहेंगे और ज़्यादा समय किसी एक टास्क में देने से बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी मोबाइल फ़ोन यूज़, सोशल मीडिया, टेलीविज़न एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस वाइल वर्किंग। काम करते समय जो बेकार के मतलब जो अननेसेसरी हमारा यूज होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया चलाना, टेलीविज़न देखना या फिर दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को हम अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे दूर रहें। ए डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। अगर हम डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम बेहतर कंसंट्रेशन से अपने काम को कर पाएंगे। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। वर्किंग कंटिन्यूसली कैन काउज टायर्डनेस। लगातार काम करने से हमें थकान हो सकता है, तो हमें शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि हमारा माइंड रिफ्रेश रहे और हमारा प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। लर्न टू से नो। अवॉइड एक्सेप्टिंग अननेसेसरी वर्क दैट में डिस्टर्ब योर शेड्यूल, ठीक है। तो जो अननेसेसरी वर्क है उसको एक्सेप्ट करने से अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि उससे आपका जो शेड्यूल बनाया हुआ है जो आपने अपने पूरे डेली का, वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। फोकस ऑन योर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट, रिव्यू योर प्रोग्रेस। एट द एंड ऑफ द डे चेक व्हाट यू हैव कंप्लीटेड एंड व्हाट इज़ लेफ्ट, ठीक है। तो अपने दिन के अंत में आप देखें कि आपने कितने अपने टास्क कंप्लीट किए हैं और कितने बच गए हैं। दिस हेल्प्स यू इम्प्रूव योर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और ये मदद करता है आपको फ्यूचर के प्लानिंग के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, ये आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है,
वर्क क्वालिटी को बेहतर करता है, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, एक बेटर बैलेंस बनाता है आपके वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में। सो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट इज इसेंशियल लाइफ स्किल। तो एक इफेक्टिव और सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही मतलब क्या है इसेंशियल लाइफ स्किल है, ठीक है, जो हमें हमेशा मतलब पता होना चाहिए, हमें आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। बाई सेटिंग गोल्स, प्लानिंग एक्टिविटीज़, प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, पीपल कैन यूज़ देयर टाइम वाइजली। तो अपने गोल को पहले से आप सेट कर लो, ठीक है, अपने एक्टिविटीज़ को प्लान कर लो, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो, कौन से टास्क को पहले करना है, किसको बाद में करना है, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके कोई भी इंसान जो है वो अपने टाइम को वाइजली यूज कर सकता है। गुड टाइम मैनेजमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बट ऑल्सो लीड अस अ हैप्पियर, हेल्दियर एंड मोर सक्सेसफुल लाइफ। तो अगर अच्छा टाइम मैनेजमेंट हम कर सकें तो इससे हम ना ही अपना परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे बल्कि उसके साथ साथ हम एक खुशहाल, स्वास्थ्य और सक्सेसफुल जीवन जी पाएंगे। देयरफॉर एवरीवन शुड प्रैक्टिस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एवरी डे, ठीक है, इसीलिए हर किसी को हर दिन एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इफेक्टिव और सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए अपने सब्जेक्ट कोड BPCS 186 के। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप इसे लाइक करें। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली हमारे साइट shop.hindustanwale.com पे जाना है और यहाँ से आप आसानी से गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।